अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाज़रीन, आज मास्क पहने पहली बार कोरोना वबा के दौरान पार्लियामेंटेरियंस कौमी असेंबली में आए। नून लीग का कहना था कि लॉकडाउन या है या नहीं है, ये स्मार्ट लॉकडाउन हमारी समझ में नहीं आता। क्या कहा ख्वाजा आसिफ साहब ने, आइए आपको दिखाते हैं। 100 केसेस पे सख्त लॉकडाउन, 12,000 केसेस पे नरम बंदिशें, 16,000 केसेस पे स्मार्ट लॉकडाउन, 31,478 केसेस पे 678 अमवात पे लॉकडाउन खत्म। ये क्या पॉलिसी है जनाब वाला? आज जिस जगह पे हम खड़े हैं वो 2-2.5 महीने की जो गफलत है उसकी वजह से है। जो लॉकडाउन हमने शुरू में किया था उस लॉकडाउन को हम कंटिन्यू रखते, जो फिगर्स भी आ रही हैं हमारे ख्याल के मुताबिक सारा पाकिस्तान कह रहा है ये फिगर्स जो है इनको सप्रेस किया जा रहा है। एक हेल्थ क्राइसिस है हमारी, हर सेक्टर का एक रेगुलेटर होता है। हमारे मुल्क में हेल्थ सेक्टर का रेगुलेटरी कोई नहीं, उसको बैन किया गया हुआ है पीएमडीसी को। बावजूद इस बात पे कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन मौजूद है, वो सियासत की नजर हो गया पूरा हेल्थ सेक्टर। उसका मिनिस्टर कोई नहीं है, वजीर आजम के पास वो पोर्टफोलियो है। नाज़रीन, तनकीद सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने नहीं की, बल्कि पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का कहना था कि आज वजीर आजम को पार्लियामेंट में मौजूद होना चाहिए था, लेकिन वो आज भी पार्लियामेंट में नहीं आए। क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। एनडीएमए का चेयरमैन ने पाकिस्तान के लिए 50,000 टेस्ट पर डे का जो टारगेट है वो खुद रखा था। आज तक हम उस पॉइंट पे नहीं रीच किए हैं। वो इसलिए कि वफाकी हुकूमत से वो मदद नहीं दी जा रही है। जिस सूबा में सबसे कम टेस्ट किए गए हैं, सबसे कम टेस्टिंग कैपेसिटी है, उस सूबा में सबसे ज्यादा शराय अमवात भी हुआ है और उस सूबा का नाम है खैबर पख्तूनख्वा। हम वो इंटरनेशनल सप्लाई चेन खुद गारंटी नहीं कर सकते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ रियासत पाकिस्तान कर सकती है। आप इंटरनेशनल सप्लाई चेन पीपीई के लिए, मेडिकल सप्लाईज के लिए और टेस्टिंग किट्स के लिए आप कर सकते हो। आपको ये गारंटी हर सूबा को देना चाहिए कि हम आपको इस वक्त अनइंटरप्टेड सप्लाई, हम वो गारंटी करते हैं कि हम आपको ये दिलवाएंगे। हमारा 1 साल का हेल्थ बजट इस वबा का मुकाबला करने के लिए काफी नहीं होगा। हुकूमत पाकिस्तान की जिम्मेदारी होती है कि ना सिर्फ सूबाई सिंध को मगर हर सूबा का हेल्थ केयर कैपेसिटी में इजाफा करने के लिए, टेस्टिंग कैपेसिटी के इजाफा करने के लिए आपको वसाइल देने होंगे। नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी के इजलास के बाद लॉकडाउन में नरमी का फैसला किया गया। इस फैसले के तहत मार्केट्स और बाजार हफ्ते में 5 दिन खुले रहेंगे, जबकि इस्लामाबाद के डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक अपारा मार्केट सोमवार को बंद रहेगी, जबकि दूसरी मार्केटें खुली रहेंगी। तो नाजरीन, बहुत सारे मामलात हैं, मगर सबसे पहले देखते हैं कि इसके ऊपर जो आज हुकूमती मौक़िफ़ था पार्लियामेंट के अंदर वो क्या था। हेल्थ का सेक्टर है, यह बुनियादी तौर पर 2010 में डिवॉल्व हो चुका है और इसका बुनियादी जिम्मेदारी सूबाई हुकूमतों को मुंतकिल हो चुकी है 18वीं तरमीम के बाद। पीपल्स पार्टी से वफाक की खुशबू आया करती थी और आज मैं सूबाई तासुब की बू जब देखता हूं तो मुझे तशवीश होती है। सिंध में लॉकडाउन जो कहते हैं वो उस तरह से मौसर नहीं हो सका जिस तरह वो चाहते थे। डिफेंस में हुआ, क्लिफ्टन में हुआ, लियारी में नहीं हुआ। तो नाजरीन, आज पार्लियामेंट के अंदर जो पहला इजलास हुआ लॉकडाउन के दौरान, उसके अंदर जो है लॉकडाउन के बारे में बात की गई, लॉकडाउन को नरम करने की बात की गई और 18वीं तरमीम के ऊपर जो पसे पर्दा हमले हो रहे हैं उसके तरफ भी इशारा किया गया और ये कहा गया कि 18वीं तरमीम को खतरा है। इन तमाम मौज़ूआत पर बात करने के लिए हमने दावत दी है डॉक्टर असफंदियार खान को, यंग कंसल्टेंट एसोसिएशन के सदर हैं। कमर जमान कायरा साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के सदर हैं, साबिक वफाकी वजीर भी रह चुके हैं। शाइस्ता परवेज़ मलिक साहिबा हमें ज्वाइन करी हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की MNA हैं। रियाज फतियाना साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA हैं और कौमी असम्बली स्टैंडिंग कमेटी बराए लॉ एंड जस्टिस के चेयरपर्सन भी हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब आपकी जानिब आऊँगी, चूँकि आपने एक बड़ा जिसे कहते हैं जानदार बयान दिया और आपने कहा कि ये जो लॉकडाउन नरम किया गया है जबकि हम पीक पे जा रहे हैं और 31,000 से ज़्यादा जो हैं केसेस आ गए हैं, 690 से ज़्यादा अमवात हो गई हैं, ये गलत है। नरम लॉकडाउन होना ही नहीं चाहिए, बल्कि लॉकडाउन रहना चाहिए और सख्त लॉकडाउन रहना चाहिए।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू। देखें, मैं हमारे हेल्थ प्रोफेशनल्स थ्रू आउट द पाकिस्तान हमारा ये मौक़िफ़ है कि अगर वाहिद हाल ही सोशल डिस्टेंसिंग है, वाहिद हाल ही ये है कि लोग एक दूसरे से न मिलें, और इस वक्त पाकिस्तान पीक की तरफ जा रहा है, हमारा ग्राफ बहुत ऊपर जा रहा है। इस दौरान जो कोई इम्प्रूवमेंट हमें नज़र नहीं आ रही, कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है और पेशेंट्स की तादाद बदस्तूर डे बाई डे बढ़ती जा रही है, तो इस दौरान लॉकडाउन में नरमी हमारी समझ से बालातर है। एज ए हेल्थ प्रोफेशनल हम इस चीज़ को इस तरह देखते हैं कि इससे कई गुना पेशेंट्स का इजाफा होगा, और जो इस वक्त हमारी हेल्थ की हालात हैं, तमाम सूबों के फेडरल समेत जो हमारी इसकी हेल्थ की पोजीशन है, वो इस काबिल ही नहीं है कि इस वबा को, इस पेंडेमिक को हम मुकाबला कर सकें। तो हमारा मेन मकसद ये है कि कम से कम पेशेंट इन्फेक्ट होकर हमारे हॉस्पिटल्स में पहुंचे, क्योंकि आपको पता है कि वेंटिलेटर्स की तादाद हमारे पास पूरे पाकिस्तान में 2000 के बराबर लगभग हैं, और वो उसमें सिर्फ कोरोना के लिए नहीं पड़े हुए हैं, उसमें रूटीन के पेशेंट्स आते हैं जो आईसीयूज में हैं, जो उस पर पेशेंट्स ऑलरेडी 100% ऑक्यूपेंसी है। तो लिहाजा हमें उस तरफ जाना ही नहीं चाहिए कि हमारे हॉस्पिटल पे इतना बोझ हो कि फिर हमें उसको संभाल नहीं सकते। हमारे पास बेड्स की कमी है, हमारे पास वेंटिलेटर की कमी है, लिहाजा लॉकडाउन की में नरमी हमारी समझ से टोटली हमें समझ में नहीं आ रहा कि लॉकडाउन क्लियर कर दीजिए कि आप यंग कंसल्टेंट एसोसिएशन के सदर हैं, मगर मैंने देखा कि बहुत सारी तंजीमों ने आपके इस बयान को खैर मकदम भी किया और आपके पीछे खड़े भी हुए हैं, डॉक्टर्स की दीगर तंजीमें हैं, मैं दुरुस्त हूँ? और कौन कौन सी तंजीमें आपके साथ हैं? देखें, इस वक्त मैं यंग कंसल्टेंट का चेयरमैन हूँ पाकिस्तान के। हमारे ये स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की हैं जिन्होंने डिग्रीज की हुई हैं, PMA, YDA, इस वक्त पीमा, जितने भी डॉक्टर्स को रिप्रेजेंट करने वाली तंजीमें हैं, हमारा एक ही मौक़िफ़ है कि लॉकडाउन को ख़त्म नहीं होना चाहिए। ठीक है, लॉकडाउन ख़त्म होगा, पेशेंट की तादाद बढ़ेगी, हमारे पास वसाइल नहीं है, इसलिए मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब को रिक्वेस्ट की थी कि अपने पॉलिसी पर थोड़ी सी नजरसानी करें। और दूसरी बात ये, अगर OPD खुली तो ये OPD बहुत बड़ा एक सोर्स बनेगा ट्रांसमिशन का। ठीक है, अब ये जो बात आपने की है रियाज फतियाना साहब, आपने डॉक्टर स्फंदियार की बात सुन ली, ये सिर्फ एक डॉक्टर नहीं है जो बात कर रहे हैं, ये एक एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करते हैं, तमाम डॉक्टर्स एसोसिएशन की तरफ से, बेशतर डॉक्टर्स एसोसिएशन की तरफ से बात कर रहे हैं। तो पीक के दौरान लॉकडाउन खोलना ये किस और मुल्क में हुआ है और इसका जवाब क्या है? मुनज़्ज़र जहांगीर साहबा, शुक्रिया आपने आज बुलाया, और मैं खुशामदीद कहता हूँ अपने दोस्त कमरुज़्ज़मान कायरा साहब और अपनी बहन शाइस्ता फरीद मलिक साहबा को। शुक्रिया। गुजारिश ये है कि यंग डॉक्टर्स, ओल्ड डॉक्टर्स, इनकी जो महाजराई है इसने हमेशा मेडिकल प्रोफेशन को नुकसान पहुँचाया है। ये राय पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन जो मुंतखब बॉडी है उसकी नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, डॉक्टर्स के साथ साथ पाकिस्तान के जो माहिरीन हैं मुआशियात और फिनांस, उनकी राय इनसे मुख्तलिफ है। वो कहते हैं कि अगर आप लॉकडाउन ख़त्म नहीं करेंगे या इसको स्मार्ट लॉकडाउन में शिफ्ट नहीं करेंगे तो मुल्क की अक्सरियती आबादी 10 करोड़ के करीब भूखे मर जाएंगे, और यहाँ एक शदीद किस्म का इकनॉमिक क्राइसिस आएगा जिससे मुल्क की मैशत तबाह होकर रह जाएगी, और ख़ास तौर पर लोग सड़कों पर आ जाएंगे जब उनके घरों में 2 वक्त की रोटी नहीं पकेगी। ये ऐसी चीज़ें हैं, पाकिस्तान के सामने 2 चैलेंज एट ए टाइम दरपेश हैं, एक है कोरोना वायरस और दूसरा है भूख। हम दोनों माजों पे लड़ रहे हैं, और इस यही वजह है कि हमने तवाज़ुन कायम रखने की कोशिश की है। अब तो ये पुरानी बात होगी, लॉकडाउन मेरे ख्याल उनको आगे तरफ देखना है। दुनिया के दूसरे मुल्कों में जहाँ सबसे ज़्यादा तबाही हुई है, बरतानिया, स्पेन, इटली, इवन USA, वहाँ भी अब स्मार्ट लॉकडाउन की बात बढ़ी है आगे। तो हमें उन लोगों को भी देखना है, और मैं समझता हूँ कि लॉकडाउन का एक नुकसान भी हुआ है कि लोग घरों में बैठ गए हैं, वहाँ मियाँ बीवी की लड़ाई शुरू हो गई है। दूसरे ये कि वो जमघट्टों की शक्ल में लोग बैठे हुए हैं। जब इंडस्ट्री खुल जाएगी तो मेरे हल्के में कोई ज़िले में 5000 पावर लूम्स हैं, वो सारे दिन फारग बैठे रहते थे। अब वो जब पावर लूम पे चले गए तो 15 फुट 14 फुट के डिस्टेंस पर सोशल डिस्टेंस में चले गए। तो इस तरह मैं समझता हूँ जब लोग काम पे जाएंगे, ख़ास तौर पर इंडस्ट्री खुलेगी तो भूख
पर भी काबू पाएंगे और सोशल डिस्टेंस पे भी अमल होगा, SOP के मुताबिक मास्क पहन के वो काम करेंगे। वैसे फतियाना साहब, ये जो अब मियाँ बीवी की लड़ाई की बात कर रहे हैं ना, तो आपकी जितनी हेल्पलाइंस है ना खवातीन की, वो सारी बंद हैं। अगर आप वो खोल दें तो जो खवातीन के ऊपर घर बैठे तशद्दुद हो रहा है तो उनकी भी कुछ मदद हो जाएगी, तो उसको भी प्लीज देखिएगा। बहरहाल कमर जमान कायरा साहब, ये जो फतियाना साहब एक बात कहते हैं कि जी SOPs हमें देने पड़ेंगे, स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ पूरी दुनिया जा रही है, अब वक्त है इकॉनमीज खोलने का, दुनिया भर में हो रहा है, तो फिर हमारे ऊपर ही तंकीद क्यों की जा रही है? क्या पाकिस्तान टॉलरेट कर सकता है, कैपेसिटी है कि हम इस लॉकडाउन को मजीद और तवील करें? मेरा ख्याल है कमर जमान कायरा साहब को आवाज़ नहीं जा रही। यही सवाल शाइस्ता साहिबा मैं आपकी तरफ रखती हूँ और उनकी जो साउंड है उसको हम ठीक करने की कोशिश करते हैं। शाइस्ता साहिबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो जी सबको अस्सलाम वालेकुम। मुनीसे, जैसे फतियाना साहब ने बात की है, बात अब ये है कि जो कुछ ये कर चुके हैं और जैसा तैसा लॉकडाउन जो था, जो कि लॉकडाउन की भी तौहीन थी मेरा ख्याल है, उसके बाद लोगों का जो स्टेमिना है वो तो अब फटीग्ड है, वो अब किसी किस्म का लॉकडाउन अब एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। क्योंकि हमने, जो मैं आपको बताऊं कि जो हमारी सारी पॉलिसी रही है ना, वो सारी रिएक्टिव रही है। हमने, जब हमारे पास टाइम था प्रोएक्टिव होने का, जब 3 महीने हमें 3 महीने मिले थे मुनीज़े टू गेट आवरसेल्फ ऑर्गेनाइज्ड, टू गेट आवर थिंग्स इन ऑर्डर। हमारे पास 3 महीने थे जब हम कुछ कर सकते थे, उस वक्त तो हमने किया नहीं। और फिर अचानक आपने देखा जब पहला केस नमदार हुआ, मैं उस बहस में भी अब नहीं जाऊंगी कि वो क्या नेग्लिजेंस, क्रिमिनल नेग्लिजेंस थी जो हुई है, जो पाकिस्तान के लिए तबाहकुन साबित हुई है। मैं उस बात पे अब नहीं, वो रिपीट नहीं करूंगी। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि फिर आप देखें कि लॉकडाउन अनाउंस हुआ और उस लॉकडाउन को भी किस तरह हमें उसका एक मैसेज आया कि भाई दुनिया में बड़े बड़े मुमालिक हैं, अमेरिका है, लंदन है, स्पेन है, फलाना है, वो हैंडल नहीं कर सके तो हम कैसे हैंडल करेंगे। इसलिए हमने घुटने तो उसी वक्त टेक दिए थे, उसी वक्त हमने ये पैगाम दे दिया था कि ये जब आएगा तो हमारे बस से बाहर होगा। फिर आप ये देखें कि केस आने के बाद 1 महीने तक हमारे प्राइम मिनिस्टर गायब थे, हमें नहीं पता वो कहाँ थे। मगर ये तो माजी की बातें हो गई ना, अब आगे बढ़ते हुए इनके पास और क्या चॉइस है? जी, मुझे जस्ट गिव मी। फिर उन्होंने जिस तरह का लॉकडाउन अनाउंस किया मुनीज़े, उसको इम्प्लीमेंट किस तरह हुआ? मैं तो लाहौर में रहती हूँ, मुझे पता है कि लाहौर में मोहल्लों में, गलियों में, अच्छे भले बाजारों में कोई लॉकडाउन नहीं था, लोग उसी तरह मिल मिला रहे थे, उसी तरह हो रहे थे। फिर हुआ कि जी वो तो मुझसे करवाया गया है, मैं तो लॉकडाउन के हक में ही नहीं था। ओके, वो कौन लोग हैं जो रियासत से भी बड़े हैं और रियासत को गवर्न करते हैं? आई डोंट नो। फिर ये फिर एक स्मार्ट लॉकडाउन आया, फिर उसमें लोगों को नहीं समझ आई कि क्या खुलना है, क्योंकि बहुत कुछ खुल चुका था। और अब जबकि सारी दुनिया में ऐसा नहीं होता कि जब पीक पे हो और पीक की तरफ हम जा रहे हो तो हम बिल्कुल रिलैक्स कर दें। हमारे फ्रंट लाइन वॉरियर्स, हमारे डॉक्टर्स, मगर ऑप्शन क्या है शाइस्ता साहिबा? ऑप्शन क्या है, ये कायरा साहब से भी पूछती हूँ कि अब आप हो क्या सकता है? तो जी अब तो देखें, अब मुनीज़े, अब वी हैव नो ऑप्शन। ऑप्शन इज कि हुकूमत कह रही है 3.5 रहना, अपना ख्याल आप पे रखो, कुछ करो सोशल डिस्टेंसिंग। और अब जो पैगाम हमें मिल रहा है कि अब हमने खुद लुक आफ्टर करना है, क्योंकि मुझे बताएं किधर है वो पॉलिसी रेगुलेटर्स, किधर है PMDC के लोग, किधर है वो टाइगर फोर्स जिसको ये कहते थे? क्यों, कहाँ है, क्या चीज हुई? नहीं, ये जो आपका सवाल है ना, ये बहुत अहम है, इस पे आना बहुत जरूरी है। मगर कायरा साहब, आपकी जानिब आऊंगी जी। पॉलिसी रेगुलेटर्स कहाँ है, पॉलिसी कहाँ है, कौन सी पॉलिसी है? देयर इज अ कंफ्यूजन। सेंटर में अनाउंस हुआ लेकिन पंजाब ने लॉकडाउन एक्सटेंड करा। ठीक है जी, आपकी तंकीद जो है अपनी जगह है और आपकी पार्टी भी ये बात कहती रही है। कायरा साहब, अब बात असल में ये है कि जिस तरह शाइस्ता साहिबा कह रही हैं कि कीमती वक्त अब गुजर गया, अब आगे क्या होना है? स्मार्ट लॉकडाउन के हवाले से अगर हम जा रहे हैं तो ये भी कहा जा रहा है कि स्मार्ट लॉकडाउन को इम्पोज करने वाली होगी कोरोना टाइगर फोर्स, तो उसके बारे में आप क्या कहते हैं?
कायरा साहब, मेरा ख्याल है कि कायरा साहब से हमारा कुछ राब्ते का मसला हो रहा है। मुनीसे, मेरा एक सवाल है मुनीसे, आपको याद है कि गवर्नर हाउस में एक तकरीब हुई थी, हर चीज को यहाँ पॉलिटिसाइज किया जा सकता है, तो इमरान न्याजी साहब ने कहा था कि ये टाइम है तुम्हारे पास, जाओ अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज बनाओ और जाओ उनको स्ट्रेंथन करो, तुम्हें गवर्नमेंट पूरी सपोर्ट करेगी। तो मेरी बात सुने, पंजाब को प्रीमेच्योर लोकल गवर्नमेंट्स को सस्पेंड किया गया, जबकि वो ग्रास रूट लेवल की एक फोर्स है, वो मुअज़्ज़िज़ीन है जिनको अहले मोहल्ला इलेक्ट करते हैं, वो लोग हैं जो गलियों में अपनी गलियों पूछों में जानते हैं कि कौन सफेद पोश है, किसको मदद चाहिए। जी शाइस्ता साहिबा, जो आप बात करिए इसको हम मजीद आगे बढ़ाएंगे, मुझे एक वक्फा भी लेना है, मगर डॉक्टर अस्फंदियार साहब, इससे पहले कि मैं वक्फा लूं, आप कुछ कहना चाहेंगे? चूंकि आपने PMLN की भी बात सुन ली, आपने PTI की भी बात सुन ली, अब कोई ऑप्शन नहीं वो कहते हैं सिवाय इसके कि हम स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाएं। मुख्तसर सा जवाब। मेरा तो सबसे रिक्वेस्ट है कि कोरोना को पॉलिटिक्स के नज़र नहीं होना चाहिए। जो ग्राउंड रियलिटी है, हमारी हुकूमत भी और हमारी अपोजिशन भी ग्राउंड रियलिटी को समझते हुए कोरोना के खिलाफ एक कौम को एक होना चाहिए। और मैं ये देखें, ये फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स की जो भी राय होगी, लेकिन हम हेल्थ एक्सपर्ट की राय ये है कि अगर हमारे पास या तो इतने वसाइल हों कि जितने भी हमारे पास पेशेंट्स हैं उनको हम संभाल सकते हैं, तो लॉकडाउन बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए। लेकिन अगर हमारे पास वसाइल कम है, और अब सबको पता है कि किसी भी हुकूमत ने हेल्थ के ऊपर कोई तवज्जो नहीं दी है, और इसलिए हेल्थ बिल्कुल आखिरी स्थान से ले रहे हैं हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट। बहुत शुक्रिया, हमारे पास बहुत शुक्रिया डॉक्टर अस्फंदियार खान साहब। आप ये कह रहे थे कि इस वक्त हमारी हेल्थ के शोबे के अंदर इतनी सख्त नहीं कि जो एक तूफान आने वाला है कोरोना वायरस के हवाले से उससे हम लड़ पाए। नाजरीन, 0.56% GDP का हम सिर्फ हेल्थ के ऊपर खर्च करते हैं। कई ऐसे भी हैं शोबे जिनके ऊपर हम 4% खर्च करते हैं, मगर सेहत के ऊपर नहीं। तो अब हमारा जो सेहत का शोबा है उसने सबसे बड़ी जंग लड़नी है, उसके पास क्या वो आलाकार हैं? यही सवाल लेके हमने आज का प्रोग्राम किया। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद फिर से हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। ये जो स्मार्ट लॉकडाउन है जिसकी तरफ हम जा रहे हैं, इसको नाफिज करना है कोरोना टाइगर्स ने। ये वो फोर्स है जो खुद वजीर आजम साहब ने तैयार खड़ी है करके रखी है। कायरा साहब, ये जो कोरोना टाइगर्स की फोर्स है, अब किसी ना किसी ने तो करना था ना इसको नाफिज, चूँकि पंजाब के अंदर आपकी लोकल बॉडीज़ नहीं है इस वक्त, सबसे बड़े सूबे के अंदर, बलोचिस्तान के अंदर भी नहीं है, तो फिर यहाँ पे कौन नाफिज करेगा? खैबर पख्तूनख्वा में भी नहीं है। जब से ये गवर्नमेंट आई है इन्होंने तीनों सूबों में इलेक्शन नहीं कराए, सिर्फ एक सूबे में हमारी लोकल बॉडीज है, और वो कसूर तो इस गवर्नमेंट का अपना है, लिहाजा किसी को और कोसने की जरूरत नहीं है। और टाइगर फोर्स बेसिकली खान साहब की एक पॉलिटिकल फोर्स है, उसको हम पहले दिन से कह रहे हैं, उसको जो आप एग्जीक्यूटिव रोल में लेते आएंगे वो कंट्रोवर्शियल होगी। लेकिन जो पहले जो आपने इंट्रो में बातें की, मैं थोड़ी सी बातें वजाहत करना चाहता हूँ। एक कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने फरमाया कि जी हेल्थ 18वीं तरमीम के बाद डिवॉल्व सब्जेक्ट है, ये बात दुरुस्त है, लेकिन डिजास्टर डिवॉल्व सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए हमने एनडीएम में मरकज लेवल पे रखा हुआ है। इसलिए हमने एनसीओसी बनाई हुई है, क्योंकि ये डिजास्टर है और डिजास्टर फेडरल गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है। ये बिल्कुल नामुनासिब और गलत बातें की जा रही है कि ये एक डिजास्टर है, ये एक वबा, एक अजाब है, लिहाजा इसको इस तरह ट्रीट करना मुनासिब नहीं है। और दूसरी बात यह है कि कहा गया कि जी पीपल्स पार्टी फेडरल जमात है, इससे तासुब की बू नहीं आनी चाहिए थी। बिलावल साहब ने यह कहा है कि हमारे हेल्थ के बजट इतने नहीं है, सिर्फ सिंध की बात नहीं की, सिंध में तो गवर्नमेंट है, लिहाजा पीपल्स पार्टी की क़यादत को सिंध का जवाब देना होगा। लेकिन उन्होंने सारे सूबों का जिक्र करके कहा, और मुझे अफसोस है कि शाह महमूद साहब ने भी जो बातें की है, और आज वाहिद लीडर था अपनी जमात का बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हाउस में मौजूद थे, और उनके बाद हुआ क्या है, उनके तकरीर के बाद जो सजेस्टिव थी, जो वजीर आजम साहब को सबको साथ लेके चलने के फिर दोबारा उन्होंने दावे किए थे, ऑफर की थी, उसको क्या वज़रा ने किस तरह सैबोटाज किया है? उसको ये जवाब दिया है कि जो बंदा इस तरह बात करेगा हम उसकी पगड़ी उछालेंगे, इसका फैसला खुद कौम करे। लेकिन मैं एक गुजारिश करूं, आपने सवाल किया कि जो हो गया वो हो गया, पहला तो यह कि हुआ कैसे है। दुनिया की बेस्ट प्रैक्टिसेस हमने कहा वो अडॉप्ट करे, नहीं की गई। जो हमारे वजीर आजम साहब तो लॉकडाउन करना ही नहीं चाहते थे, पहला कौम से खिताब निकालिए अभी
और उसमें वजीर आजम ने कहा कि लॉकडाउन हो ही नहीं सकता। दूसरे खिताब में कहा जी कि हमने कर्फ्यू नहीं लगाना, हम सिलेक्टिव लॉकडाउन करेंगे। तीसरे में कहा जी कि नहीं, कुछ लॉकडाउन होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए। ये तो लॉकडाउन के कॉन्सेप्ट के खिलाफ थे। अगर स्टार्ट से लॉकडाउन ना होता, सिंध गवर्नमेंट ने किया, उसके बाद बाकी सूबों ने उसको फॉलो किया, अगर वो ना होता तो आज पाकिस्तान के हालात पता नहीं दुनिया में खराब तरीन मुल्कों में शायद शामिल हो जाते बदकिस्मती से। उससे एक बेहतरी आई, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट उसको अपोज कर रही है, वजीर आजम अपोज कर रहे हैं, वफाकी वज़रा अपोज कर रहे हैं, गवर्नर अपोज कर रहे हैं। लेकिन अब आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने का एक तरीका है कि अपोजिशन ने एक हाउस रिक्वेजिशन किया कि उसके अंदर कोई इत्तेफाक राय किया जाए, कोई मुशावरत कर ली जाए। वैसे तो हुकूमत बाकियों के साथ मुशावरत करना चाहती नहीं और नॉन इश्यूज को लेके बैठी हुई है। उसके अंदर अपोजिशन सवाल खड़े करेगी तो वो सुनने को तैयार नहीं होंगे। हेल्थ प्रोफेशनल्स अगर ये कह रहे हैं कि जनाब हमारे लिए अगर आप किट्स नहीं देंगे तो काम करना मुश्किल हो जाएगा जी, तो बुनियादी सवाल ये है कि गवर्नमेंट ने 1240 अरब रुपए का पैकेज अनाउंस किया जो जेली पैकेज है। मैं जेली अच्छा नहीं, इसके ऊपर कायरा साहब जो आपने बाकी पॉइंट्स रेज किए ना वो बड़े अहम है। फतियाना साहब का रिएक्शन लेना बहुत जरूरी है। मैं आपकी जाने फिर से आऊंगी, मगर जो जुमला बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है जी, वो ये है कि अगर हुकूमत वक्त हेल्थ प्रोफेशनल्स को 4 लाख हेल्थ प्रोफेशनल यानी डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स 4 लाख पूरे मुल्क के, उनको अगर डेली एक सूट दे, पीपीई किट और मास्क और सब कुछ, तो ये तकरीबन 600-700 रुपए का बनता है। और ये टोटल पूरे मुल्क में कोई 24-25 अरब 4 महीने के लिए चाहिए, 100 दिन से ज्यादा के लिए। वो हुकूमत करने को तैयार नहीं है। 1240 अरब रुपए का एक जेली सा पैकेज दे दिया जिसमें गंदम की खरीदारी भी है। ठीक है, इसके ऊपर आते हैं, मगर आपने जो 2 बातें कही है ना कायरा साहब, वो भी अहम है, जो शाइस्ता साहिबा ने भी कही हैं। फतियाना साहब, चूंकि आप एक लीगल माइंड रखते हैं, तो मुझे ये बताइए कि वजीर आजम साहब क्या वाकई में लॉकडाउन शुरू में नहीं चाहते थे? और अगर नहीं चाहते थे और वो उसका थोड़ा बहुत इजहार भी करते हैं, अगर का नहीं है, आई एम सॉरी टू कट यू, आप उनकी पहली स्पीच जो निकाली है उसमें क्या था? ठीक है, वो उसके खिलाफ थे, मगर फिर वो क्या ताकत थी, जिस तरह शाइस्ता साहिबा कह रही है, वो क्या ताकत थी जो रियासत से भी ताकतवर थी कि लॉकडाउन फिर हुआ पाकिस्तान के अंदर? वो अशराफिया थी। जो वो कौन सी अशराफिया बताई दे। जी फतियाना साहब। जी मनज़े बात यह है कि लॉकडाउन हुआ, उस पर अमल तो आपके सामने है। लाहौर कहते हैं नून लीग के काफ़ी लोग रहते हैं, लोग खुद शाइस्ता परवेज़ मलिक साहबा मान रही हैं कि लाहौर में लॉकडाउन प्रॉपर कामयाब नहीं हुआ। कुल पंजाब के आधे लाहौर में है। इसका मतलब मैं अर्ज करूँ ना कि आप लोगों ने तावन नहीं किया ना, आपने नून लीग ने सपोताज किया लॉकडाउन की पॉलिसी को, उसकी वजह से आधे पंजाब के मरीज सिर्फ लाहौर में पाए जाते हैं, वो नून लीग की मेहरबानी की वजह से। और इनकी तो बस है कि देखें नहीं, रियाज साहब आप एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे नून लीग ने आपको सैबोटाज किया? क्योंकि बात आपने बड़ी अहम की है कि हमें नून लीग ने पंजाब में सैबोटाज किया, तो कैसे सैबोटाज किया? ही नहीं है, वज़ीर आज़म ने लॉकडाउन की मुखालफत की है। मुझे मौका दीजिएगा। मुस्लिम लीग किस तरह कर सकती है जी? कैसे मुस्लिम लीग किस तरीके से? चले कायरा साहब बात मुकम्मल कर रहे हैं ना। फतियाना साहब तो हमसे बात करते हैं और इंगेज रहते हैं। जी फतियाना नहीं, फतियाना साहब बड़े कमाल आदमी हैं, लेकिन एक ऐसे आर्गूमेंट में फंस गए हैं जो डिफेंड नहीं कर पाएंगे। चले इनको मौका तो देते हैं, मौका तो दे फतियाना साहब। जी फतियाना साहब। कमर जुमान कायरा साहब, आप हमारे दोस्त हैं, मुझे पता है आप माशाल्लाह मीडिया के बड़े एक्सपर्ट हैं। गुजारिश ये है कि सिंध में लॉकडाउन आपने किया वो नाकाम हुआ, और जहाँ आपकी मुकम्मल हुकूमत थी और है, इसी तरह लाहौर में नून लीग के वर्कर्स ने तावनी किया और लोगों को उकसाया कि सड़कों पर आए, और आपने देखा कि हालात आधे मरीज यहाँ लाहौर में पड़े हुए हैं। इसलिए हम समझते हैं इन हालात में जब लोग फारिग होंगे, फैक्ट्रियां बंद होंगी, दुकानें बंद होंगी, कारोबार बंद होगा, तो वो फारिग होकर क्या करेंगे? वो सड़कों पर घूमे फिरेंगे, इकट्ठे होंगे। और जो तबलीगी जमात वाले थे लाहौर में, उनको किसने इजाजत दी थी? आपकी खुद वजीर सेहत ये कह चुकी हैं यास्मीन राशिद साहिबा कि 40% पंजाब के अंदर तो उनकी कोविड प्लस आए, वो तो नून लीग ने इजाजत नहीं दी थी। वो पहले से
लॉकडाउन शुरू होने से पहले के लोग आए हुए थे, जमातें पहले से नहीं, ये लॉकडाउन के दौरान ही आई है फतियाना साहब, ये तो हम फॉलो करते रहे। नहीं, लॉकडाउन के दौरान आई है और जिसके नतीजे में वो सुपर स्प्रेडर्स बने हैं। इज्तिमा हुआ है फतियाना साहब, इज्तिमा हुआ है लॉकडाउन के दरमियान, वो पहले से लोग आ चुके थे, ऊपर से लॉकडाउन हो गया। हमने उसको कोशिश की कि उनको बड़ी खामोशी से आप बड़ी ज्यादती कर रही हैं फतियाना साहब, हमारे भाई हैं, इस तरह की गुफ्तगू करते आप बात करिए, क्योंकि पंजाब में आपकी पार्टी के ऊपर उंगली उठाई गई है, तो आप बात करें। जी मैंने आज करने देगा तो बात करेंगे ना। अब अपोजिशन के माशाल्लाह दो बड़े कादावर लीडर मेरे मुकाबले में बैठाए हुए हैं। नहीं, आपका भी बड़ा कद है फतियाना साहब, आपका भी बड़ा कद है, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं। जी शाइस्ता साहिबा, हमें तो 1/3 टाइम मिलता है। अब जो बात करने लगते हैं मेरे भाई कमर जुबान और मेरी बहन शाइस्ता मुझे बात नहीं करने देते। अब देखें ना, अब सूरत हाल ये है कि दुनिया भर में ऐसा हुआ है। अब अमेरिका जो हर मईशत के लिहाज से टेक्नोलॉजी के लिहाज से हमसे बहुत आगे है, वहाँ वो कंट्रोल नहीं कर सके। ये फैलनी थी वबा और फैली है। अभी इस महीने के एंड तक मैं तवक्को कर रहा हूँ 50,000 मरीज़ हो जाएंगे पाकिस्तान में। तो हमें देखना ये कि आगे की तरफ देखना चाहिए, इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। हुकूमत अपोजिशन को एक पेज पर होना चाहिए। ये पाकिस्तान के लिए नेशनल क्राइसिस है, इसमें नंबर स्कोर हमें किसी को नहीं करना चाहिए। हमने इस मुल्क में सबको पता है। मुझे अब काफी जी शाइस्ता साहिबा की जानिब जाते थे, मैं आपकी जानिब फिर से आऊंगी फतियाना साहब। जी शाइस्ता साहब, मेरे भाई को तो चुप कर देखिए। मेरा ख्याल था कि फतियाना साहब को आई ऑलवेज एंड आई डू रिस्पेक्ट हिम, बट मुझे उनसे ये तवक्को नहीं थी कि आप मुझे बताएं कि हम लोगों को उकसाएंगे, अपने शहर अपने मुल्क के लोगों को एक दूसरे से, क्योंकि क्या जब ये आग लगेगी तो क्या हमारे अपने दामन बच जाएंगे इस आग से? क्या ये बीमारी जो है ये अमीरी देखती है, गरीबी देखेगी, पार्टी देखेगी कि ये नून का है, ये पीपल्स पार्टी का है, ये इस पे नहीं आना? देखें ये कितनी बचकाना। और मैं सच्ची बहुत हैरान हुई हूँ मुनीज़े कि जो मुस्लिम लीग नवाज है वो तो डे 1 से कह रही है कि स्ट्रिक्ट लॉकडाउन होना चाहिए। हमने वैसे कता कलामी माफ शाइस्ता साहिबा के आप लोगों का मौकफ काफी देर बाद सामने आया कि स्ट्रिक्ट लॉकडाउन होना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि हमने जब देखा कि हुकूमत किसी तरह डिसाइड ही नहीं कर पा रही, इस कदर कंफ्यूज्ड है कि लॉकडाउन है तो वो भी नहीं है, तो हमें स्टेप इन करके, और देखें ये सूबा इनके पास है, इनकी हुकूमत है, इनके पास है। अगर ये आज ये कह रहे हैं कि हम तो जब डॉक्टर्स चीख रहे थे, आहो बका हो रही थी, जब ये सिंध का तमस्खर उड़ा रहे थे लॉकडाउन पे, जब ये सिंध को रिडिक्यूल कर रहे थे, जब इनके डॉक्टर्स हमारे फ्रंट लाइन वॉरियर्स बेचारे शहीद हो रहे थे, उस वक्त शहबाज शरीफ ने पूरी पार्टी को ऑर्गेनाइज करके और कहा कि ये प्रोटेक्टिव जो किट्स हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव किट्स, ये लो डॉक्टर्स को पहुंचाई जाएं। तो मेरी बात सुने, मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ कि फतियाना साहब ने इतनी बड़ी बात कर दी, तो क्या इनके इल्म में है कि ये जो कोरोना है ये सिर्फ या पीटीआई के लोग इसमें आएंगे या अमीर नहीं आएगा, गरीब आएगा? और इन्होंने क्यों, आप मुझे बताएं, इन्होंने क्यों भूख को, मतलब जो मुआशी वो है, और उसको मुंसलिक क्यों किया? उसके आमने सामने पिच कर दी है इन्होंने, पिच कर दी है जिंदगी और मौत और मईशत को आमने, जबकि ये नहीं है, ये मैनेजमेंट का सवाल है। अच्छा ना, ये अहम बात आपने की है कि मैनेजमेंट का सवाल है, और मैनेजमेंट के हवाले से कायरा साहब आपकी जानिब आऊंगी, मगर आप एक बात आपसे जरूर पूछूंगी कायरा साहब, चूंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आप रिप्रेजेंट करते हैं, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो 18वीं तरमीम लेके आई थी, अब बार बार पार्लियामेंट के अंदर कहा जाता है कि 18वीं तरमीम को खतरा है, और ये कहा जाता है, चूंकि हमारे भी कुछ सोर्सेज हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आर्टिकल 163A, प्रोड्यूसर साहब भी दिखाएंगे, उसके तहत एनएफसी अवार्ड जो है वो मिलता है सूबों को, मगर ये उसके अंदर एक प्रोविज़न है कि उनको जो पिछला एनएफसी अवार्ड में रकम मिला है उससे ज़्यादा ही मिलेगा। क्या उस शिक को कोई ख़तरा है? आपकी नॉलेज में कोई ऐसी बात आई है कि वाकई में नून लीग जो है वो नरम हो जाएगी और 18वीं तरमीम में कोई ना कोई तरमीम करने के लिए मान जाएगी? मुझे दो मुख्तसर बातें। पहली, अब फतियाना साहब से गुजारिश है कि फतियाना साहब भी, मैं भी, शाइस्ता मलिक भी, हम सब सियासी लोग हैं,
वजीर आजम सियासी है, पार्लियामान सियासी है, काबीना सियासी है, उनके फैसले सियासी है। सियासत होगी तो मसले हल होंगे। सो सियासत करनी है, नेगेटिविटी नहीं करनी, पॉइंट स्कोरिंग नहीं करनी। हमें सियासतदानों को सियासत को गाली नहीं देना चाहिए। और दूसरी बात इत्तेफाक राय फतियाना साहब, जब जब हुई क्राइसिस आए, वो दहशतगर्दी थी, वो वबाएं थी, वो तूफान थे, वो फ्लड्स थे, तो वजीर आजम पाकिस्तान ने, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री जो भी उस वक्त के थे, उन्होंने उसके ऊपर इनिशिएटिव लिया था। ये इनिशिएटिव आपकी हुकूमत को लेना था। तीसरी गुजारिश, आपने कहा कि मुनीज़े, आपका सवाल यह है कि 18वीं तरमीम पे जी, 18वीं तरमीम देखें ना, आप वो 18वीं तरमीम नहीं है, आप वो आइन है। सो उसको 18वीं तरमीम के तौर पे मत लीजिए। वो आइन पाकिस्तान है। आइन पाकिस्तान में तरमीम हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, उसमें तरमीम हो सकती है। लेकिन जो बातें प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की हैं, उसके ऊपर बहुत सारी जमातें किसी सूरत बात करने को तैयार नहीं होंगी। इसलिए कि जब जब पाकिस्तान की प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को छेड़ा गया, सेंट्रिस्ट हुकूमतें खड़ी की गई, मार्शल लॉ लगाए गए, आमरीयतें आई, उससे पाकिस्तान कमजोर हुआ। जब हमने ये जो NFC था और 18वीं तरमीम करके हमने पाकिस्तान की जो मुखालफ आवाजें थी, जो फेडरेशन के खिलाफ थी, हमने तो उनसे उनके नारे छीन लिए। आज सवाल यह है कि अगर कायरा साहब, कतई कलामी माफ, जब आप कहते हैं कि खतरा है 18वीं तरमीम को, कि फिर कुछ वाज़ेह बात भी तो बताएं ना लोगों को। लोग आपको सुन रहे हैं, आप रहनुमा हैं, कहां से है? मैंने आपको एक एग्जांपल दे दिया, 163A, इसके अंदर एक खतरा। मैं बता रहा हूं, उसको छेड़ने की जरूरत नहीं है किसी भी शक को, इसलिए अभी। लेकिन अगर कोई मौजूद है तो लाए पार्लियामान में। इन्होंने पार्लियामान के बगैर बहस छेड़ दी है। बट सवाल यह है कि NFC करते वक्त उसकी एक फिलॉसफी थी। फिलॉसफी क्या थी कि NFC का एक फार्मूला था, जब हमारी हुकूमत आई तो फेडरल डिविजिबल पूल का जो पैसा इकट्ठा होता था वो 1100 अरब था। हमने उसको 2120 अरब तक छोड़ा। 2120 अरब से मुस्लिम लीग नून ने उठा के उसको 3800 कुछ अरब पे छोड़ा। ऐसे इस हुकूमत ने आके ये फैसला किया हुआ था कि हम 6000 अरब और फिर उसको 8000 अरब तक लेके जाएंगे। अगर आज भी हम अपना जो रेवेन्यू है, अगर वो 6, 6.5, 7,000 अरब कर ले, 8,000 अरब कर ले, तो फेडरल गवर्नमेंट के पास सारे पैसे होंगे। उसको इतना पैसा मिलेगा कि वो डेट रिटायरमेंट भी कर लेगी, वो डिफेंस भी कर लेगी, वो फेडरल गवर्नमेंट का पैसे कहां से आएंगे कायरा साहब? अब तो हम बाबा वो अपने टैक्स कलेक्ट करने हैं ना, वो तो टैक्स हमने टैक्स कलेक्शन डबल, मैं आती हूँ जी आपकी जानिब, हमने टैक्स कलेक्शन डबल की, मुस्लिम लीग ने भी तकरीबन डबल की। ये डबल कर ले, कोई शॉर्टकट नहीं है, आप ये कह रहे हैं कोई शॉर्टकट नहीं है। मैं आपकी जानिब आती हूँ जी, मुझे छोटा सा वक्फा लेने दीजिए, छोटा सा वक्फा लेना है। और चूंकि फतियाना साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं, सबको मालूम है कि वो उस कमेटी के मेंबर हैं, बल्कि मेरा ख्याल है चेयरपर्सन है, जो नैब के अंदर तरमीम कर रही है। और ये एक इल्ज़ाम लगाया जाता है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ऊपर कि शायद 18वीं तरमीम के ऊपर वो तरमीम करना जो है सही समझें। इसके ऊपर ख्वाजा साद रफ़ीक ने हाल ही में एक बयान भी दिया है। उन्होंने कहा है कि पार्लियामेंट के अंदर 18वीं तरमीम की तरमीम के ऊपर बात जरूर होनी चाहिए। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले फतियाना साहब, आपने शाइस्ता साहिबा की भी बात सुनी, कायरा साहब की भी बात सुनी। अब सवाल ये है कि जो बात होती है कि, और एक इल्ज़ाम लगाया जाता है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ऊपर कि जी वो नैब के अंदर, और शेख रशीद साहब ने, बल्कि आपके रेलवे मिनिस्टर ने कहा कि जी नैब के अंदर वो कोई ना कोई तरमीम ले आएंगे, और नैब के अंदर तरमीम जो है उसके ऊपर आप बात करें या आप उस कमेटी के अंदर बैठे हुए हैं, और बदले में 18वीं तरमीम के अंदर कोई ना कोई तरमीम आएगी जिसके नतीजे में सूबे और कमज़ोर हो जाएंगे और वफाक ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। जी, गुजारिश ये है कि 18वीं तरमीम कोई ऐसा आसमानी सहीफ़ा नहीं है जिस पे बात नहीं हो सकती, और ना ही वो कौमी इत्तेफाक राय के साथ पास हुई थी। उसमें 6 अरकान ने इसके ख़िलाफ़ वोट दिया था, जिसमें मेरा वोट भी शामिल था। अच्छा। उसमें 2 मुस्लिम लीग नून से ख्वाजा साद रफ़ीक और जवेद हाशमी साहब का ख़िलाफ़ वोट आया था, और 4 वोट मेरे समेत दूसरे थे, परवानी साहब और बाकी। गुजारिश ये है कि इस पे बात की जा सकती है, जिसके नतीजे में सारे इख्तियारात डिवॉल्व होकर सूबों को चले गए हैं, लेकिन सूबों ने वो इख्तियारात नीचे लोकल गवर्नमेंट को नहीं दिए। दूसरा ये कि नेशनल फिनांस कमीशन की शक्ल में पहली मरतबा वफाक गरीब और सूबे अमीर हुए हैं।
और पाकिस्तान कन्फेडरेशन नहीं फेडरेशन है, इससे वफाकियत को नुकसान पहुंचा है। और मैं समझता हूँ कि वफाक की इलामत जो है पाकिस्तान, उसको दोबारा मुनज़्ज़म और मजबूत करना होगा। 18वीं आइनी तरमीम में कुछ अच्छी बातें भी थी, मैं ये नहीं कहता कि सारा कुछ गलत था, अच्छे इक़दामात भी हुए, लेकिन उसमें कुछ खराबियां भी हैं, तो इस पे बात की जा सकती है। मेरा ख्याल है कि जब तक अपोजिशन हमारे साथ ताउन नहीं करेगी, हमारे पास 2 तिहाई अक्सरियत नहीं है कि हम उसमें तरमीम कर सकें। लेकिन मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून को हम ऑन बोर्ड लेंगे मुनासिब वक्त पे, और कोई ऐसी मामला जो कम से कम बुनियादों पे इसमें तब्दीली की जा सकती हो, ये नहीं कि सारा बदल दिया जाए, तो उस पर बात करने में कोई हर्ज नहीं है। जहाँ तक नैब ऑर्डिनेंस का तल्लुक़ है, तो उसकी जो ऑर्डिनेंस है वो हमारे सामने पेश किया गया है, लेकिन इत्तेफाक से जो 25 मार्च को मीटिंग होनी थी वो मुलतवी होगी लॉकडाउन की वजह से। अब जब असम्बली रेगुलर फंक्शन शुरू करेगी, अभी तो 1 आइटम एजेंडा है हमारे सामने, जो आज इजलास था कौमी असम्बली का, उसमें ख्वाजा आसफ साहब ने बहुत तवील तकरीर की। अब उनका लिमिटेड टाइम है, 3.5 घंटे टोटल टाइम है PMLN के पास, उसमें से मेजॉरिटी टाइम वो ले गए। अगर वो थोड़ा मुख्तसर तकरीर कर लेते तो फतियाना साहब, मेरे पास भी आपको पता है प्रोग्राम का वक्त बड़ा कम होता है, मगर जो आपने कहा है ना शाइस्ता साहिबा, कर सकते हैं ना, अगर पार्लियामेंट मिल रही है तो कमेटी मीटिंग तो हो सकती है। नहीं, मगर कायरा साहब जो अहम बात है वो इन्होंने कहा है कि इसके ऊपर कोई ना कोई बात हो सकती है। जब आप NFC की बात करते हैं और आप कहते हैं वफाक ज़्यादा कमज़ोर हो गया फतियाना साहब, तो ये जो आर्टिकल 163A है, क्या इसके अंदर तरमीम लाने की बात या हुकूमत इसके ऊपर सोच रही है? देखिए, मैंने गुजारिश किया कि कोई ऐसी तरमीम जो आइन में हो वो 2 तिहाई अक्सरियत के ऊपर नहीं हो सकती। सेनेट में हमारे पास मेजॉरिटी नहीं है, कौमी असम्बली में है। हम कोई ऐसी तरमीम पेश नहीं करेंगे जिस पे हम अपोजिशन को इत्मीनान में नहीं लेंगे। ठीक है, तो अपोजिशन में भी अच्छे लोग हैं जो बात करने को तैयार हैं। मगर शाइस्ता साहिबा, अगर आपकी पार्टी इनके साथ आ जाती है, पीपल्स पार्टी नहीं भी आती, तो फिर तो इनके पास अक्सरियत बन जाती है छोटी पार्टीज को मिला के। मुनीज़े, मैं आपको सिर्फ इतना कहूंगी कि ये बेवक्त का राग इस वक्त अलाप रहे हैं। ये बड़ी मुश्किल से तमाम पार्टीज ऑन बोर्ड आके और तमाम जो कहते हैं ना चारों इकाइयों ने मिल के एक बहुत लंबी और तवील बहस के बाद ये फैसले हुए थे। तो ख्वाजा साद रफीक ने तो खुद बयान दिया है कि जी इसके ऊपर बहस हो सकती है पार्लियामेंट के अंदर। हाँ, मैं आपको यही कहना चाह रही हूँ कि देखें, आईन में तरमीम होती है, लेकिन उसके लिए ये इस वक्त ना ये राइट टाइम है। वो फोरम असेंबली का ही है, वहां ही बैठ के ये डिस्कशंस होंगी, वहां पे जो तरमीम होगी देखा जाएगा, बहस होगी। इस वक्त तो ये बेजा है। इस वक्त देखें, इस वक्त हमारे सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मुनीजा, मैं एक बात आपसे करना चाहूंगी कि इनकी नाअहली और अहलियत का आप अंदाजा इस बात से लगा लें कि ये फंड्स का रोना रो रहे हैं। मेरे पास लंबी फहरिस्त है, लेकिन मैं एक आपको बताऊं कि सेकंड कंसेक्यूटिव ईयर ये जो 11,000 बिलियन रुपीस एलोकेट हुए थे फॉर हेल्थ फैसिलिटीज फॉर द कैपिटल, उसको ये यूटिलाइज नहीं कर सकते। ठीक है, ये बात अहम है, मगर क्योंकि मेरे पास एक आखिरी मिनट रह गया शाइस्ता साहिबा, मैं चाहूंगी कि कमर जमान कायरा का जरूर पॉइंट ऑफ व्यू इसके अंदर आ जाए। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, आई एम कटिंग यू शॉर्ट, बट आई रियली एम रनिंग आउट ऑफ टाइम। कायरा साहब, आपकी जानिब आऊंगी। आपने फतियाना साहब की बात सुन ली। अब असल में बात यह है कि इसके ऊपर तबसरा भी हो चुका है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है इसको ज्यादा रेजिस्ट शायद ना करे अगर तरमीम की बात हो। नहीं, देखिए, मैं इसमें ना बड़ी सिंपल बात है। मैंने पहले कहा कि ये कोई 18वीं तरमीम अब खत्म हो चुकी, अब तो वो आइन का हिस्सा है ना, आइन पाकिस्तान है। आइन पाकिस्तान एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, उसमें तरमीम हो सकती है। मगर 2 तिहाई अक्सरियत तो हो सकती है अगर PMLN उधर चली जाए तो। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि बात तो हो सकती है ना। PMLN जाएगी नहीं जाएगी ये तो बात का इशू है। PMLN की बहुत क़यादत ने बड़े वादे तौर पे कहा है कि हम प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के ऊपर बात नहीं करेंगे, बट इवन देन बातें हो सकती हैं। सवाल ये है कि अगर NFC का इशू फेडरल गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज का है तो फिर आप अपना रेवेन्यू इंक्रीज करें ना, आप अपनी टैक्सेशन इंक्रीज करें। आपने तो वादा किया हुआ था, आए थे वादा करके कि हम पहले साल में 6,000 अरब और दूसरे साल में 8,000 अरब इकट्ठा करेंगे टैक्स। अगर वो इकट्ठा कर लें तो पाकिस्तान में कोई मसला नहीं रहता। अगर वो नहीं कर रहे और फतियाना साहब कह रहे हैं कि 18वीं तरमीम में जो बातें हुई थी वो सूबों में जाकर रुक गई, तो जो 2 साल से आपकी हुकूमत है, आपने सूबों में रोक के कौन सा जिला को इख्तियार दे दिया? अगर फर्ज करे माजी में नहीं हुआ तो आप उसको ठीक कर ले, बजाय इसके
कि आप जो काम नहीं हो पाया उस काम को करें, आप उस कानून को ही खत्म कर दे, उस असूल को खत्म कर दे, या उसमें तरमीम करे, या एक तनाजा खड़ा करे। ये याद रखिए, फतियाना साहब, आपसे कंक्लूडिंग इस हुकूमत के अपने इत्तेहादी साथ खड़े नहीं होंगे और पाकिस्तान के वजूद के खिलाफ नारे लग रहे थे जब हमने 18वीं तरमीम की थी। कायरा साहब, आपकी बात का रिएक्शन बहुत जरूरी है। फतियाना साहब, इस पे आप क्या कहेंगे? कायरा साहब कहते हैं कि आप टैक्स ज्यादा करें, टैक्स को बढ़ाएं, टैक्स नेट को। ये डाइवर्ट करते हैं। देखें, गुजारिश ये है कि हमें बड़ी कमजोर मेशत देकर गए थे, हमें बहुत कमजोर मेशत दी गई थी, 31,000 अरब रुपए का कर्जा था। अब कोरोना वायरस की वजह से इकोनॉमी को शदीद धचका पहुंचा है, बड़े बड़े तरक्की याफ्ता ममालिक की इकोनॉमी बैठ रही है। कह रहे हैं आप अपना टैक्स रेट बढ़ाएं ना, जिसका आपको कहा गया था, आपने मुतालबा किया था, आपके मंशूर में ये बात है। इसलिए हमने लॉकडाउन खत्म करके इंडस्ट्री चलाई है, ताकि इंडस्ट्री चलेगी तो एक्सपोर्ट होगी और इकोनॉमी बेहतर होगी और टैक्स लगेंगे। अपोजिशन तो चाहती है हर चीज बंद रहे। कर चुके थे कोरोना आने से पहले।